दिल्ली को करीब 10 दिनों के इंतजार के बाद अपनी नई मुख्यमंत्री मिल गई। दिल्ली की जनता बेसब्री से अपनी मुख्यमंत्री का इंतजार कर रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का जो सूखा था उसे तो जनता ने खत्म कर दिया था, लेकिन बीजेपी को उनके लिए मुख्यमंत्री चुनने में इतना समय लग गया। लेकिन इन सबके बावजूद अब हर किसी के दिमाग में ये सवाल है कि वो महिला जो पहली बार विधायक बनी, सीधे वो मुख्यमंत्री कैसे बन गई। तो इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं मेरी दोनों सहयोगी, मेरे साथ हैं जूही तोमर और आस्था तिवारी। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है। और सबसे पहला सवाल आस्था मेरा आपसे ही है कि जब तमाम जिस तरीके से अगर देखा जाए तो इतने बड़े बड़े व्यक्ति जब चुनावी मैदान में उतरे, चुनाव जीता, अरविंद केजरीवाल को हराते हुए प्रवेश वर्मा जब जीतते हैं दिल्ली का चुनाव, नई दिल्ली सीट को, और उसके बाद में जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो ऐसा क्यों है कि रेखा वर्मा को आखिर रेखा गुप्ता को क्यों मतलब मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? बिल्कुल कामी, देखिए इसके पीछे की कई बड़ी वजह है। देखिए, जब भाजपा को लेकर के हमेशा से कहा जाता है, बीते दिन भी हमने जब डिस्कस किया था तो ये बात कही थी कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि वाली कहानी जो है भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पर सटीक बैठी है, और ऐसा ही कुछ रेखा गुप्ता को चयन करते समय भी ध्यान में रखा गया। अब सवाल ये था कि रेखा गुप्ता ही, भारतीय जनता पार्टी के पास कई मजबूत ऐसे चेहरे थे जिसके पर वो दाव खेल सकते थे, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो। अगर महिला में देखा जाए तो बांसुरी स्वराज में एक बहुत ही अहम चेहरा देखा जाता है, लेकिन उस सीट में भी रेखा गुप्ता को चयन करने के पीछे की कई सारी बड़ी वजह है। देखिए, दिल्ली की सीट हमेशा से भ्रष्टाचार के नाम पर जानी थी, मतलब जब से आम आदमी पार्टी आई, किस तरह से यहाँ के दूसरे में भ्रष्टाचारी करा। लेकिन रेखा गुप्ता का जितना भी इनको अभी तक का काम दिया गया है, उनका जितना भी कार्यकाल किसी भी पद पर रहा है, उन पर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं। वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो करके अपने कामों को करती आई है। तो रेखा गुप्ता का को चयन करने का एक सबसे बड़ा देखा जाए एजेंडा ये भी था, एक विकल्प के तौर पर उनको इसलिए देखा गया। दूसरी बात देखा जाए क्योंकि विपक्ष जो है पूरी तरीके से उन पर आरोपित ना हो जाए। दूसरी बात देखा जाए कि अगर उनको मेयर पद के लिए चयन किया गया तो उन्होंने उस काम को भी बखूबी से निभाया है। वो महासचिव रही, वीडियोस भी काफी वायरल हैं, जिस तरीके से वो टेबल वगैरह तोड़ती हुई जो अभी सोशल मीडिया पे जैसे ही उन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया बीजेपी ने, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से हम सब देख रहे हैं कि वायरल हैं वो वीडियोस की, किस तरीके से वो एग्रेसिवली जमीन पर काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। मतलब वही कहने का मतलब है कि रेखा गुप्ता को हमेशा से जमीनी स्तर से जोड़ते हुए देखा गया। दूसरी बात, अगर आपने जिस तरह से टेबल का जिक्र किया, लेकिन उनके खिलाफ आज तक का कोई भी ऐसा बयान भी नहीं रिकॉर्ड है कि उन्होंने किसी भी मतलब कि आक्रोश में आकर के, आवेश में आकर के किसी विपक्ष के दल या किसी को भी बदतमीजी से बात की हो या अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया हो। तो ये जो सारी चीजें हैं, बिल्कुल आस्था, मतलब ये चीज तो सही बोला आपने कि उन्होंने बोला नहीं है। लेकिन जूही, फिर इसी पर मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि जब रेखा गुप्ता को जब डिक्लेयर किया गया कि वो मुख्यमंत्री रहेंगी, उन्हें दिल्ली की कुर्सी दी जा रही है, उसके बाद सोशल मीडिया पे उनके पुराने ट्वीट वायरल होने लगे। मुझे लगता है आपने भी देखे होंगे जिस तरीके से उनके ट्वीट वायरल हुए हैं, किस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करती हुई दिखती है। उन ट्वीट में काफ़ी पुराने ट्वीट्स हैं, अगर अभी का कहा जाए तो वो नहीं है, लेकिन काफ़ी पुराने हैं। तो क्या कहेंगे? और जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रेशर भी था, क्योंकि 21 राज्य में सरकार होने के बाद भी एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए तो और भी महिलाएं थे, उसमें फिर रेखा गुप्ता ही क्यों? देखिए, इसका जवाब पहले भी आस्था ने ही दे दिया है कामनी, क्योंकि आस्था ने सीधा यही बोली कि रेखा गुप्ता एक ऐसी नेता रही कि जिनके ऊपर ना तो किसी ने कोई आज तक विवादित बयान दिया, ना ही खुद रेखा गुप्ता ने विवादित बयान दिया। अगर अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो रेखा गुप्ता जैसी ही मुख्यमंत्री बनती है, उन्होंने सीधा एक बयान और दिया कि ना तो मैं शीश महल में रहूंगी नहीं, और दूसरी बात ये कि शीश महल को म्यूजियम बना करके रखूंगी। तो ये भी एक बयान जो है वो भी निकल करके सामने आया। और अगर हम बात करें, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने, अरविंद केजरीवाल सोच रहे होंगे कि अब तो भाई सीएम हाउस है, वो जाके तो वहीं रहेंगे। हालांकि बीजेपी ने भी पहले क्लियर किया था कि भाई हमारा जो भी सीएम होगा वो उसमें नहीं रहेगा, और रेखा गुप्ता जिस हिसाब से मुखर होकर आए, तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल थोड़े से दुखी हुए होंगे कि अब इस चीज पे मैं कटाक्ष नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि राजनीति बात ही यही है। और यही इसी पॉइंट पे मैं आने वाली थी कि कामनी, देखा जाए तो ये पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री बना है, लेकिन दूसरा जो विपक्ष है वो इस पर एक तरह से देखा जाए कटाक्ष ही नहीं कर पा रहा है, मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि बात छेड़े तो छेड़े कहा। और साथ ही साथ हाँ,
देखा जाए तो भी वो काम करते हुए नजर आते। जिस तरह से भ्रष्टाचार का मैंने जिक्र किया, क्योंकि एक महिला का फेस देना ही भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि ये जिम्मेदारी थी कि कोई भी विपक्ष दिल्ली की मुख्यमंत्री पर उंगली ना उठाए। और साथ ही साथ देखें तो अरविंद केजरीवाल ने भी बधाई दी है, साथ ही साथ आतिशी ने भी बधाई दी है। और आतिशी जिस तरीके से कह रही थी, मैं उनके एक तरह से बोलते नहीं कि बोलचाल पूरी तरीके से मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि एक तरह से चुनौतियां भी दे रही थी और साथ ही साथ बधाइयां भी दी जा रही थी। मतलब मेरा मतलब दूसरा सवाल जो है ना जूही, कि आपसे योगा, जब आपने चुनौतियों की बात करी तो मुझे लगता है ये चुनौती अब मैं आपको देना चाहूंगी। चुनौती ये है कि रेखा गुप्ता पहली कैबिनेट बैठक में जो उनके एजेंडे होने वाले हैं वो क्या हो सकते हैं, क्योंकि वाकई में जिस हिसाब से आपने बोला यही पॉइंट मैं लेके भी आई थी कि आतिशी ने उनसे सहयोग करने की तो बात कही, इसके साथ साथ जिस साहब उन्होंने इशारा किया वो एक तरीके से चुनौती ही होगी रेखा गुप्ता के लिए। तो क्या लगता है, क्योंकि देखिए पहली बार की विधायक बनी है और सीधे सीएम की कुर्सी मिल गई है, कैसे उन चुनौतियों को टैकल करेंगी वो? देखा जाए तो देखिए दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा समस्याएं, हमने बहुत इस पर चर्चा की है, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है वो नाखुश थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार मौका मिला है, ठीक है। और साथ ही साथ दिल्ली में तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो हम बात करें कचरे की, दूसरी बात करें पॉल्यूशन, दूसरी बात करें पानी को लेकर के की पानी और घर में स्वच्छ पानी का जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जितनी भी चीज़ें, जितने भी वादे किए थे, मुझे लगता है कि क्योंकि खुद ही रेखा गुप्ता ने ये चीज़ कही कि भ्रष्टाचार जितना हुआ है अब मैं इन सबको हटाऊंगी, और आम आदमी पार्टी ने जितना भी भ्रष्टाचार किया इसका करारा जवाब भी दूंगी। और ये करारा जवाब देखिए इंसान तभी देता है काम करके। वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी को जवाब देना है तो आप अपना काम करके दिखाओ। और मेरा सवाल वही है तो आपसे कि एजेंडा क्या होगा इनका, क्योंकि इतनी सारी चुनौतियां हैं कि करारा जवाब तो दूंगी, लेकिन किस तरीके से ये टैकल करेंगे उन चीज़ों को, क्योंकि आपको समीकरण में बिठा के रखना पड़ेगा आपके आसपास जो लोग हैं। तो इन सबको, क्योंकि जिस तरीके से देखिए नाम बहुत सारे थे, आपने हमने तमाम लोगों ने चर्चाएं की, तो भले चेहरे पे राजनीति है, मुस्कान लेके चलना है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कसर रह जाती है कि काश वो नाम मैं होता। सामने देखा जाए तो रेखा गुप्ता जो है ना वो जमीनी स्तर से शुरू से ही काम करते हुए आ रही है, और उन्हें मुझे लगता है कि ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि वो राजनीति में बड़े लंबे समय से हैं, अभी की आई हुई नहीं है। और ज़मीनी स्तर पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए देखा गया है, चाहे वो उनके इलाके में भी अगर हम देखें, क्योंकि मैं भी जब दिल्ली में थी तो मैंने भी बहुत बार उनकी कवरेज की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लोग उनके पास प्रॉब्लम लेकर के जाते थे तो रेखा गुप्ता जी देरी नहीं करती थी और तुरंत का तुरंत, अब ऐसा लगता था कि उनके लिए ही वो प्रॉब्लम जो है वो उनकी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जो है वो इन चुनौतियों पर शायद से खड़ी होती। बिल्कुल आस्था, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि देखिए ये तो बात ठीक है कि रेखा गुप्ता मतलब सीएम बनी है और संगठन ही पूरी तरीके से काम करता है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे पावर में कोई भी किसी को भी बिठाया जाए। और दिल्ली जैसे राज्य जो पूर्ण तरीके से राज्य भी नहीं है, केंद्र का भी कंट्रोल रहता है, उपराज्यपाल का भी कंट्रोल रहता है, इन सबके बीच कल अगर सीएम की लिस्ट की बात की जाए तो उसमें अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले नंबर पर रेखा गुप्ता का नाम नहीं चला, सबसे नंबर 1 पर चल रहा था रविंद्र सिंह नेगी, दलित समुदाय से आते हैं। दलित कहीं ना कहीं नाराज तो दिखती है भारतीय जनता पार्टी से। क्या लगता है किस तरीके से दलितों को मनाएगी अब, क्योंकि देखिए वैश्य समाज से वो आती हैं रेखा गुप्ता, उन्हें तो आपने, क्योंकि वैश्य समाज के लोग आपको भर भर कर वोट देते हैं, इस बार तो महिलाओं ने भी दिल्ली में बीजेपी को जमकर वोट दिया और हर कोई चाहता था कि भाई हमने वोट दिया तो हमारा प्रतिनिधित्व बिठाया बीजेपी ने। लेकिन अब दलित, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा बोलते हैं कि बीजेपी दलित विरोधी है, क्या लगता है किस तरीके से अब आगे का एजेंडा तय करेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, अब देखिए आरोपों की बात करी जाए तो जैसे हम देखते हैं कांग्रेस पर भी जो है और धर्म को लेकर के राजनीति के आरोप लगते आए हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी को देखें, इन सब पर लगता है कि वो एक मुल्क एक कौम के लोगों को ही समर्थन करते हैं। इसी तरीके जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने जिक्र किया कि दलित विरोधी, उन पर ये आरोप लगते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बड़ी वजह है। देखिए, ये देखने को मिला था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी
सनातन की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती है कि तुम यादव हो, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती है कि तुम ओबीसी सेक्टर से आते हो, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती है या तुम शेड्यूल कास्ट हो। अगर ऐसा होता तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ देखिए द्रौपदी मुर्मू है। तो मतलब कि जो दलित सेक्टर वाले जो विपक्ष एक घेरने का जो प्रयास कर रहा है, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होता हुआ नजर आएगा या ऐसे ही आइडियोलॉजी ली गई। ये चीज भी है ना, देखिए अगर हम देखें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ब्राह्मण, ओबीसी और आदिवासी एरिया, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये चीज चल रही थी और खबरें भी चली थी कि दलित क्या दलित फेस को ला सकती होगी। लेकिन दलित फेस में शायद मुझे ऐसा लगता है इनके पास कोई महिला का चेहरा ही नहीं था। अब इनके लिए सबसे बड़ी वजह क्या बन गई थी? देखिए, हमने देखा था कि बीते वर्ष आधी आबादी को लेकर के काफी ज्यादा बिल प्रस्ताव आया था कि अब सदन के भीतर भी जो है आधी आबादी का हक होगा। तो अब उस स्ट्रेटजी से देखा जाए तो इनके लिए एक सबसे बड़ा जो वो था कॉम्पिटिशन कह लो, चुनौती कह लो, कि किसी तरीके इनको यहाँ पर महिला ही कुर्सी पर बैठानी थी। अब उसके पीछे की वजह एक और मैं आपको बता देती हूँ। दिल्ली के चुनाव हुए, दिल्ली के चुनाव में 72% महिलाओं की दावेदारी ज्यादा रही थी मतदान करने की। वोटर्स की बात करें तो महिलाओं ने खुल करके आकर के वोट किया, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। और यही वजह है कि इसी आइडियोलॉजी से ही भारतीय जनता पार्टी एक साथ दो निशाने किए, जहां उसने महिला सीएम को बैठा करके एक निशाना ये साधा कि यहाँ पर हम महिलाओं को जो है उनका हक दे रहे हैं। दूसरा निशाना उसने वैश्य समाज साधा, तो वैश्य समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत वोटर रहा है, जमीनी से जुड़ा हुआ वोटर रहा है। तो उनको भी साफ तौर पर संदेश देने का प्रयास किया। अब इसी के साथ में अगर मैं आपको तीसरा फैक्ट बता दूं, तो मैंने शुरुआती दौर में बताया था कि एक पाक नेता को उन्होंने मैदान पर उतारा है, जिस तरह से ना तो किसी भ्रष्टाचार के आरोप ना कुछ, तो हर एक चीजों को बारीकी से देखते हुए उन्होंने इस चीज का चयन किया। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि क्योंकि देखिए अगर दलित फेस भी होता तो ये बात तो सही है, और अगर महिला नहीं होती तो फिर विपक्ष इस बात के लिए घेरता कि आप क्या कहते हैं आपके महिला, हाँ बिल्कुल, आपकी सरकार है, लेकिन आपने वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हमेशा पुरुषों महिला, बिल्कुल वुमेन रिजर्वेशन बिल तो आप ले आते हैं, लेकिन महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं। तो इसी पर सवाल मेरा जो ही आपसे है कि हसरतें सबकी होती हैं, किसी एक की पूरी करने के लिए बाकियों की अधूरी रह जाती है। प्रवेश वर्मा जमीन पर मेहनत की, उन्होंने बहुत मेहनत की, सांसद नहीं बनाया गया, लगा बीजेपी ने कुछ बड़ा सोचा है इनके लिए। उसके बाद विधायक नई दिल्ली से जीतते भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी को दिल्ली से उखाड़ कर फेंक देते हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, और उसके बाद में मंत्री पद की शपथ दिला दी जाती है और उनके सामने ही किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो क्या लगता है कि जातिगत मुद्दों को अब महिला दाव खेल कर किस तरीके से मैनेज करेगी बीजेपी? देखा जाए तो कामनी जिस तरीके से रेखा गुप्ता को और प्रवेश वर्मा की अगर बात करें, क्योंकि सबसे पहले नाम जो ज़्यादातर चर्चा में था, सभी को ये लग रहा था कि प्रवेश वर्मा को एक बार मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने काम किया और अरविंद केजरीवाल को हराया। सबसे बड़ा जो एक तरह से फैक्टर था वो ये था कि अरविंद केजरीवाल को हराया, तो ऑब्वियसली इसी बात थी कि पवन जो है प्रवेश वर्मा जो है वो बनेंगे। लेकिन प्रवेश वर्मा, और मैंने काफ़ी ऐसे वीडियोस भी देखे जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा ने खुद रेखा गुप्ता का नाम जो है ऑप्शन में रखा कि रेखा गुप्ता को ही सीएम बनाया जाए। अगर महिलाओं का चर्चा हो रही है, क्योंकि वहाँ पे ये मीटिंग के वक्त ये भी चर्चाएं हो रही थी कि अगर शीला दीक्षित रही, शीला दीक्षित के बाद अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल आतिशी को भी मौका मिला। तो जहाँ एक तरफ की महिला फैक्टर खेला गया एक तरह से, तो उसमें प्रवेश वर्मा जो है उन्होंने ही नाम कहीं ना कहीं बोला था कि अगर हमें महिलाओं में है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि हम रेखा गुप्ता को भी सीएम बनाएं। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं साथ दिया। और मुझे लगता है कि देखिए पार्टी में ये ज़रूरी होता है कि हम सब साथ में मिलकर के चले तो पार्टी जो है वो आगे बढ़ती है, क्योंकि अगर पार्टी में ही हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते तो फिर पार्टी टूटने लग जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो हम सभी के सामने कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए अब ये तो हो चुका है कि दिल्ली की सीएम मिल चुकी हैं, उन्होंने अपना ऑफिस दफ्तर पहुंच गई हैं, कार्यभार भी संभाल लिया है। मुफ्त की योजनाओं पर दिल्ली का चुनाव हुआ था, एक ने बोला 2100 दूंगा तो दूसरे ने कहा 2500 देंगे, जनता ने भी बोला क्या ज़्यादा तो 2500 है।
हालांकि मुद्दे और भी हो सकते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे चुटकुले जो चल रहे हैं, मैं बस उसको बोल रही हूँ। मेरा इसमें कोई मत नहीं है कि 2500 वाले को दे दिया। तो क्या लगता है कि सरकार बन गई, सीएम अपनी बन गई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, मुफ्त की योजनाएं जारी रहेंगी, 2500 रुपये महीना मिलेगा महिलाओं को या फिर कुछ और होगा? हाँ देखिए कामनी, जैसे आपने जिक्र किया ना, और जो आपने बात कही वो 2500 दे रहे थे तो शायद जनता इनकी तरफ हो गई, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की लाडली योजना भी जो है 2500 की थी, लेकिन मोदी गारंटी पर लोगों ने भरोसा तो कुछ भी कह रही है, जनता विश्वास क्यों नहीं कर रही, मैं तो ये सोच रही हूँ। अब देखिए बात करी जाए मोदी गारंटी पर भरोसा क्यों किया गया। देखिए ये जो स्कीमें निकाली गई थी इसको समझना जरूरी है। 2500 स्कीम के तहत हर महिला को नहीं मिलना है 2500 उन महिलाओं को मिलना है जो जरूरतमंद है, जिन्हें इन चीजों की जरूरत है। और इसी के साथ में 21,000 रुपए जो है वो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये स्कीम निकाली गई। यही महिलाओं को काफी ज्यादा सुटेबल लगी कि हाँ भाई जिसे जरूरत है उसको देंगे। रही बात, अब इसमें इस बात में खलल ये डाल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी बात रखी है, उन्होंने आपसे जानना चाह रही हूँ कि फ्रीबीज को लेकर के सरकार को फटकार लगाई है कि मतलब चुनावी जुमलेबाजी में ये चीजें नहीं चलनी चाहिए, फ्रीबीज नहीं। लेकिन फ्रीबीज नहीं चलनी चाहिए उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि फ्रीबीज देनी ही नहीं है। तो हमें उस फैसले को भी समझना चाहिए। अभी पूरी तरीके से उस पर रोक नहीं लगी है, तो हो सकता है कि अभी जनता को वो जो योजनाएं हैं वो अभी मिले। हाँ ये है कि आने वाले आगामी चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल इस तरीके की योजनाओं को जनता के सामने नहीं रख सकता है। तो सबसे बड़ा फैक्ट एक ये बात बिल्कुल सच है कि जनता का ही नुकसान है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान जब आपको मिल ही रहा होता है, आपको रहने के लिए घर मिल जाएगा, खाने के लिए खाना मिल जाएगा और कपड़े कोई ना कोई दे ही देगा। बिल्कुल। अब देखिए इसमें भी आप ये बात समझिए कि सरकार का काम है कि जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाए, लेकिन सरकार का ये काम नहीं है कि जनता को मतलब कि एक्स्ट्रा जा करके फ्री की सेवाएं दें केवल अपने चुनावी लाभ के लिए कि हमें वोट मिलता है। हाँ बिल्कुल। अब मेरा ना आखिरी सवाल यही है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है फ्री फीस पर, और जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव हुए, नतीजे आए, नतीजे अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बेहतरीन होंगे। 27 साल का सूखा खत्म हो गया दिल्ली में, और कहीं ना कहीं विपक्ष अब इस चीज पर भी कटाक्ष नहीं कर पाएगा, बीजेपी को नहीं घेर पाएगा कि आपने महिला मुख्यमंत्री नहीं बनाई कहीं भी। अब बिहार में चुनाव है अक्टूबर में, उसके बाद में फिर पंजाब में चुनाव। क्या लगता है दिल्ली का असर इन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? पहले आस्था आप देखिए अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में मुझे लगता है सीधा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब फ्री बीस वाली चर्चा हुई तो अभी भी लोगों का आरोप, दिल्ली का जो मैंने चुनाव कवर किया तो लोगों का यह था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने हर महिला को 1100 रुपए देने की बात कही थी, लेकिन किसी के भी उसमें जो है पैसे नहीं आए थे। 1100 से 1000 से कुछ ऐसा ही था, लेकिन इसको लेकर के चर्चा उठी। अब सवाल यह है कि क्या वाकई जब दिल्ली से साफ हो गई, दिल्ली में जिस मजबूती से आम आदमी पार्टी खड़ी थी उसी के सहारे उसने पंजाब की रेखा को, लेकिन आज के जो हमने मंत्री कुछ नहीं है, जितने भी आज जिन्होंने मंत्री लिए उसमें आप देखिए हर एक चीजों को ध्यान रखा गया। एक पूर्वांचली, एक बिहारी है, एक पंजाबी है, मतलब मंत्रियों का भी जो सिलेक्शन हुआ है वो तमाम राज्यों को इर्द गिर्द देखते हुए हुआ है, और इसका असर सीधे बिहार में भी पड़ेगा और पंजाब में। क्या लगता है जूही, किस तरीके से दिल्ली के जो नतीजे आए हैं और उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, एक तरीके से शपथ ले ली है मंत्रियों ने, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, पोर्टफोलियो मिलेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। क्या लगता है बिहार और पंजाब में किस तरीके से बीजेपी के लिए फायदेमंद होने वाला है, या फिर विपक्ष उस पर खेलकर इसका फायदा उठाएगा? देखिए एक झटका तो दिल्ली में ऑलरेडी लग चुका है, तो और जिस तरह से हमें आस्था ने बताया कि पंजाब में वादे जिस तरीके से किए गए थे पर उसे निभाए नहीं गए, तो देखिए लगातार अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो या आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार सीरीज जिस तरीके से हर जगह उसको लेकर के वादे और दावे किए गए बट उनको निभाए नहीं जा रहे, तो वहाँ से क्या होती है ना, जनता जो है वो ठोकर मार देती है। तो अगर कुछ राजनीति गणित जो है वो थोड़े सही लग जाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि जीत भी सकती है, और कहीं ना कहीं लुढ़काने में तो जनता बिना देरी के लुढ़का देती है। ये जूही ने सबसे बेहतरीन बोला कि जनता अगर लुढ़काना चाहे तो बेहतरीन तरीके से लुढ़का देगी, क्योंकि यही जनता है जिसने दिल्ली में एक नई नवीली पार्टी आती है जिसे पूर्ण बहुमत के साथ 3 बार अरविंद केजरीवाल को सीएम की कुर्सी पर बिठा देती है। लेकिन यही जनता है जो अरविंद केजरीवाल को खुद की सीट भी जीतने लायक नहीं छोड़ती है।
तो अब देखना देखिए काफी दिलचस्प होगा। महिला ने कमान संभाल ली है, रेखा गुप्ता। लगातार भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी होगी। देखिए एक पत्रकार होने के नाते आप उनकी जो नीतियां हैं उनका विरोध करते हुए देखते हैं हमें, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ही एकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें एक महिला ने अपना राजनीतिक करियर कारपेट बिछाते हुए शुरू किया था। जो दूसरों के लिए कारपेट बिछाती थी, आज उसके लिए तमाम बड़े नेता खड़े हो जाते हैं और कारपेट बिछाकर कहते हैं आपने काम किया है, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालिए। तो ये जो चीज है ना, इसे कांग्रेस को सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठन को बाकी पार्टियों से अलग इसीलिए बनाती है, इसीलिए 2 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी 3 बार मजबूत केंद्र की सत्ता में लगातार आके बैठी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार और पंजाब में जनता किस ओर जाती है, विपक्ष कुछ कमाल करती है और पंजाब में अरविंद केजरीवाल खुद की पार्टी को बचाकर रख पाते हैं या फिर नहीं रख पाते हैं, और नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या फिर बीजेपी बाजी पलटती। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।